नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार की चीर-फाड़ करने वाले हैं जिसके लिए लोगों ने जानें दी हैं, क्रांतियां की हैं और जिसने दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो विचार है राष्ट्र का। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो 19वीं सदी के यूरोप के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज और तस्वीरें हैं और हमारा मकसद ये समझना है कि ये नेशन का पावरफुल आइडिया जो आज हमें इतना सामान्य लगता है, आखिर बना कैसे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं 1848 की एक पेंटिंग से। फ्रेडरिक सोरियो की? हाँ, फ्रेडरिक सोरियो की। और ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक सपना है। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां लोकतंत्र है, जहां देश आपस में भाईचारे से रह रहे हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग, क्या मर्द क्या औरतें, सब एक लंबी लाइन में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जैसी एक मूर्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस सपने का मतलब बहुत गहरा है। सोरियो ने इसे एक यूटोपिया कहा था, मतलब एक कल्पना, आदर्श। क्योंकि उस वक्त असलियत बिल्कुल अलग थी। बिल्कुल। दुनिया आज की तरह साफ सुथरे देशों में नहीं बंटी थी। उस वक्त तो बड़े बड़े साम्राज्य थे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य, जिसमें जर्मन, इटालियन, हंगेरियन, न जाने कितनी भाषाएं बोलने वाले लोग एक ही राजा के नीचे रहते थे। सही। सोरियो के पेंटिंग में जमीन पर राजाओं के टूटे हुए मुकुट और सिंहासन बिखरे पड़े हैं। ये एक तरह से प्रतीक है कि राजशाही का दौर खत्म हो रहा है और जनता का राज आ रहा है। यहाँ एक सवाल उठता है, आखिर एक राष्ट्र होता क्या है? क्या एक जैसी भाषा बोलने वाले लोग या एक ही धर्म को मानने वाले? फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने कहा था कि ये इतना आसान नहीं है। उनका विचार बड़ा दिलचस्प है। हाँ, उन्होंने कहा कि राष्ट्र कोई भूगोल का टुकड़ा नहीं है। ये बनता है साझे इतिहास से, कुर्बानियों से, एक साथ मिलकर कुछ महान करने की इच्छा से। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि राष्ट्र का होना रोज होने वाले एक जनमत संग्रह जैसा है, एक डेली वोटिंग। मतलब जब तक लोग साथ रहना चाहते हैं, राष्ट्र जिंदा है। बिल्कुल, ये लोगों की कलेक्टिव विल यानी सामूहिक इच्छा है। तो ये तो हुई विचार की बात, लेकिन ये खूबसूरत विचार हकीकत की जमीन पर कैसे उतरा? इसकी पहली चिंगारी कहाँ भड़की? इसकी पहली और सबसे धमाकेदार अभिव्यक्ति हुई 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ। अच्छा। क्रांति से पहले फ्रांस का मतलब था फ्रांस का राजा। सारी ताकत उसी के हाथ में थी। क्रांति ने इस समीकरण को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने कहा, ताकत राजा के पास नहीं, फ्रांस के नागरिकों के पास होगी। और यहीं से राष्ट्र बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। प्रोजेक्ट मतलब ये कोई स्वाभाविक चीज नहीं थी, इसे बाकायदा बनाया गया। बिल्कुल। उन्होंने सामूहिक पहचान बनाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे उन्होंने ला पात्री यानी पितृभूमि और ले सितोयें यानी नागरिक जैसे शब्द इस्तेमाल किए, ताकि लोग जमीन के एक टुकड़े से भावनात्मक रूप से जुड़ सकें। सही। ये पहली बार हो रहा था कि लोगों को राजा की प्रजा होने की जगह एक देश का नागरिक होने का एहसास दिलाया जा रहा था। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट था। और उन्होंने इसे लागू करने के लिए क्या किया? सिर्फ नए शब्द और झंडे से तो काम नहीं चलता होगा। नहीं, उन्होंने पूरे सिस्टम को बदला। एक नेशनल असेंबली बनाई गई जो सबके लिए कानून बनाती थी। देश के अंदर सामान लाने ले जाने पर जो अलग अलग टैक्स लगते थे वो खत्म कर दिए। और पूरे देश में नाप तौल का एक ही सिस्टम लागू किया गया। और सबसे बड़ी बात, पेरिस में बोली जाने वाली फ्रेंच को पूरे देश की साझा भाषा बना दिया गया। मकसद साफ था, एक ऐसी सामूहिक पहचान बनाना जो राजा की वफादारी से कहीं ज्यादा मजबूत हो। बिल्कुल। और फिर इस कहानी में एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। ये तो एक बड़ा मजेदार मोड़ था। बिल्कुल, एक जबरदस्त ट्विस्ट। नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को तो खत्म कर दिया और खुद को सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन मजे की बात यह है कि उसने प्रशासन के मामले में क्रांति के सिद्धांतों को ही आगे बढ़ाया। 1804 का नेपोलियन कोड। हाँ, वो एक कमाल की चीज थी। उसने जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए, कानून के सामने सबको बराबर बना दिया और लोगों की संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। और उसने ये सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रखा है ना? यही तो कहानी का असली मोड़ है। अपनी सेना के साथ वो जहां जहां गया, इन सुधारों को भी ले गया। स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी। तो उसने सामंती व्यवस्था को खत्म किया। हाँ, किसानों को आजाद कराया। हाँ, शहरों में कारीगरों पर लगी पाबंदियां हटाई। शुरुआत में तो लोगों ने उसे एक मसीहा की तरह देखा। उन्हें लगा कि नेपोलियन उन्हें आजादी दिलाने आया है। लेकिन ये हीरो वाली इमेज ज्यादा दिन नहीं टिकी। जल्दी लोग उसके दुश्मन क्यों बन गए? क्योंकि लोगों को समझ आने लगा कि इन सुधारों की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है।
अच्छा। टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, बोलने की आजादी पर सेंसरशिप लगा दी गई थी, और सबसे बड़ी बात सेना में जबरन भर्ती। ये हाँ, बाकी यूरोप को जीतने के लिए लोगों के बेटों को जबरदस्ती नेपोलियन की सेना में भर्ती करके लड़ने भेजा जा रहा था। तो लोगों को लगा कि ये प्रशासनिक फायदे तो ठीक हैं, लेकिन राजनीतिक आजादी तो छिन गई। ये सौदा महंगा पड़ रहा है। बिल्कुल। तो नेपोलियन ने राष्ट्रवाद का बीज तो पूरे यूरोप में फैला दिया, लेकिन उसके जाने के बाद यूरोप का नक्शा किसी खिचड़ी जैसा था, है ना? हाँ, आज जिसे हम जर्मनी या इटली कहते हैं वो तो था ही नहीं। ये छोटी छोटी रियासतों का एक पजल था। हब्सबर्ग जैसे विशाल साम्राज्य थे जहां अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग कल्चर वाले लोग बस इसलिए साथ थे क्योंकि उनका राजा एक था। उनमें आपस में कोई हम वाली भावना नहीं थी। तो फिर इस बिखरे हुए पजल से राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा? कौन थे वो लोग जो इस विचार को आगे बढ़ा रहे थे? इसका जवाब हमें समाज में हो रहे बदलावों में मिलता है। उस वक्त दो मुख्य वर्ग थे। एक जमीन के मालिक कुलीन लोग जो बहुत अमीर और ताकतवर थे लेकिन गिनती में कम थे। और दूसरी तरफ औद्योगिकरण की वजह से एक नया वर्ग उभर रहा था, मिडिल क्लास। इसमें व्यापारी, उद्योगपति, वकील, प्रोफेसर जैसे पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, और राष्ट्रवाद का आइडिया इन्हीं लोगों को पसंद आया क्योंकि ये विचार उनके फायदे का था। कैसे? उनके लिए उदारवाद या लिबरलिज्म का मतलब था व्यक्ति की आजादी और कानून के सामने सबकी बराबरी, जो कि कुलीन वर्ग के जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों के खिलाफ था। और आर्थिक तौर पर वे क्या चाहते थे? आर्थिक तौर पर वो चाहते थे फ्री मार्केट, मतलब सामान और पूंजी के आने जाने पर जो राज्य ने ढेरों पाबंदियां लगा रखी थी वो खत्म हो। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ज़ोल्वेराइन। हाँ, मतलब उस वक्त एक व्यापारी के लिए 50 किलोमीटर दूर सामान ले जाना भी एक नाइटमेयर जैसा रहा होगा। हर बॉर्डर पे नया टैक्स, नई करेंसी। बिल्कुल। सोचिए, आप दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं और बीच में 2 बार करेंसी बदलनी पड़े और 11 तरह के टैक्स देने पड़े। 1834 में प्रशा की पहल पर बने ज़ोल्वेराइन नाम के शुल्क संघ ने इसी आर्थिक सिरदर्द को खत्म कर दिया। उसने जर्मन राज्यों के बीच के ज्यादातर टैक्स बैरियर हटा दिए और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। और जब पैसा आसानी से बहने लगा तो लोगों को भी लगा कि अरे हम सब तो एक ही हैं। सही। इसने आर्थिक रूप से जर्मनी को एक कर दिया, इससे पहले कि वो राजनीतिक रूप से एक होता। तो एक तरफ उदारवादी और राष्ट्रवादी विचार फैल रहे थे, लेकिन नेपोलियन की हार के बाद 1815 में जो सरकारें बनी वो तो इन विचारों की दुश्मन थी। हाँ, वो रूढ़िवादी सरकारें थीं। वो राजशाही, चर्च और पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहती थीं। उन्होंने सेंसरशिप लगा दी ताकि अखबारों और नाटकों में आजादी के विचार न फैलें। लेकिन विचारों को दबाना आसान नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो इन उदारवादी राष्ट्रवादियों ने गुप्त संगठन, सीक्रेट सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी। और इन्हीं में से एक हीरो उभर कर सामने आए, इटली के जुजेपे मेज़्ज़ीनी। हाँ, मेज़्ज़ीनी का मानना था कि भगवान ने राष्ट्रों को इंसानियत की स्वाभाविक इकाई बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों का चिथड़ा बने रहने की जगह एक होके एक गणतंत्र बनना चाहिए। उनके जोशीले विचारों ने पूरे यूरोप के नौजवानों को प्रेरित किया। इसी दौर में राष्ट्रवाद में एक और दिलचस्प चीज जुड़ गई, संस्कृति। यहां रोमानीवाद या रोमांटिसिज्म की एंट्री होती है। ये क्या था? हाँ, रोमानीवाद को आप ऐसे समझ सकती हैं, अगर राष्ट्रवाद का दिमाग उदारवादी विचार थे तो उसका दिल रोमानीवाद था। अच्छा। ये तर्क और विज्ञान की बात नहीं करता था। ये कहता था कि एक राष्ट्र को महसूस करो, उसके लोकगीतों में, उसकी कहानियों में, उसकी कला में। ये दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ने की बात थी। तो ये लोग मानते थे कि किसी देश की असली पहचान उसके आम लोगों के कल्चर में छिपी है। बिल्कुल। जर्मन दार्शनिक योहान गॉटफ्रीड जैसे चिंतकों का मानना था कि सच्ची जर्मन संस्कृति महलों में नहीं, आम लोगों, दास फॉल्क के बीच मिलती है। राष्ट्र की सच्ची आत्मा, वॉक्सराइस्ट। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसे खोजना है तो लोक गीतों, लोक नृत्यों को इकट्ठा करो। इसी तरह भाषा ने भी एक बड़ा रोल निभाया। पोलैंड का उदाहरण है। हाँ, जैसे पोलैंड पर जब रूस ने कब्जा कर लिया और स्कूलों में पोलिश भाषा पर बैन लगाकर रूसी भाषा थोप दी, तो पोलिश भाषा ही राष्ट्रवाद और विरोध का प्रतीक बन गई। लेकिन सिर्फ विचारों और संस्कृति से तो पेट नहीं भरता। 1830 का दशक यूरोप के लिए बहुत मुश्किलों भरा भी था। बहुत ज्यादा। आबादी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन नौकरियां नहीं थीं। गांवों से लोग भाग भाग कर शहरों की झुग्गियों में रहने आ रहे थे। और खाने की चीजें महंगी हो गई। हाँ,
1848 आते आते हालात इतने बिगड़ गए कि पेरिस में लोग सड़कों पर उतर आए। भूखमरी और बेरोजगारी से गुस्साए लोगों ने विद्रोह कर दिया और राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा। हाँ, उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा और फ्रांस में एक बार फिर गणतंत्र की घोषणा कर दी गई। तो एक तरफ तो सड़कों पर मजदूर और गरीब लोग क्रांति कर रहे थे, लेकिन पर्दे के पीछे एक और क्रांति चल रही थी, पढ़े लिखे मिडिल क्लास लोगों की। बिल्कुल। जब पेरिस में विद्रोह हुआ तो उससे प्रेरणा लेकर जर्मनी के उदारवादियों को भी मौका दिखा। तो उन्होंने फ्रैंकफर्ट में एक नेशनल असेंबली बनाई। हाँ, अलग अलग शहरों से 831 चुने हुए प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट शहर के सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और उन्होंने जर्मनी के लिए एक लोकतांत्रिक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। लेकिन जब उन्होंने प्रशा के राजा को ताज पेश किया तो उसने मना कर दिया। ये तो बड़ा दिल तोड़ने वाला मोमेंट रहा होगा। हाँ, इतने सारे पढ़े लिखे लोग, वकील, प्रोफेसर सब एक साथ आए एक सपना लेकर, और राजा ने बस मना कर दिया। और उसने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि दूसरे राजाओं के साथ मिलकर सेना की मदद से इस पूरी असेंबली को ही भंग कर दिया। इससे एक बात तो साफ हो गई कि सिर्फ अच्छे इरादों और वोटों से इतिहास नहीं बदलता। सत्ता को बदलने के लिए ताकत चाहिए। तो अगर 1848 में उदारवादियों का ये सपना टूट गया, तो फिर जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ कैसे? क्या राष्ट्रमत का विचार खत्म हो गया? नहीं, विचार खत्म नहीं हुआ, बस उसे एक नया ज्यादा क्रूर मैनेजर मिल गया। मतलब? अब रूढ़िवादी ताकतों यानी राजाओं और उनकी सरकारों को समझ आ गया कि इस राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल वो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। राष्ट्रवाद अब उदारवादियों के हाथ से निकलकर रूढ़िवादियों का हथियार बन गया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जर्मनी का एकीकरण और उसके पीछे का एक नाम, ओटो वॉन बिस्मार्क। हाँ, और यहाँ कहानी का हीरो या कहें विलन थे ओटो वॉन बिस्मार्क। वो प्रशा के प्रमुख मंत्री थे। उनका फलसफा साफ था, खून और लोहा। बिल्कुल। भाषणों और वोटों से देश नहीं बनते, देश बनते हैं मिलिट्री ताकत और युद्ध से। उन्होंने बड़ी चालाकी से 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ, और एक एक करके जर्मन भाषी राज्यों को प्रशा के झंडे के नीचे ले आए। और जनवरी 1871 में वर्साई के शानदार शीश महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को एकीकृत जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये राष्ट्रवाद का एक नया आक्रामक चेहरा था। जर्मनी की कहानी तो ताकत और सेना की है। क्या इटली के एकीकरण में भी यही खून और लोहे वाली बात थी? इटली की कहानी थोड़ी और ज्यादा फिल्मी है। वो भी 7 राज्यों में बटा हुआ था। मेत्सीनी जैसे क्रांतिकारियों की कोशिशें फेल हो चुकी थीं। तो जिम्मेदारी आई सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर इमैनुएल द्वितीय पर। हाँ, लेकिन असली खिलाड़ी थे उनके मंत्री कावूर। कावूर, ये बिस्मार्क जैसे थे। कावूर बिस्मार्क की तरह सैनिक नहीं, बल्कि एक चतुर डिप्लोमैट थे। उन्होंने फ्रांस से दोस्ती की और उसकी मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। ये तो हुई दिमाग की बात। हाँ, फिर आते हैं कहानी के हीरो जुजेप्पे गैरिबाल्डी। उन्होंने अपनी रेड शर्ट्स नाम की सेना के साथ दक्षिण इटली पर हमला किया और वहां के स्पेनिश शासकों को भगा दिया। और 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया। यहाँ एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है। कहते हैं कि जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया था, उन्हें इटालिया यानी इटली शब्द का मतलब ही नहीं पता था। हाँ, बिल्कुल। वो सोचते थे ला टालिया राजा विक्टर इमैनुएल की पत्नी का नाम है। और ये किस्सा दिखाता है कि राष्ट्रवाद का विचार जो पढ़े लिखे शहरों में पनप रहा था, वो गांव के आम लोगों तक पहुंचा ही नहीं था। शायद इसीलिए इसी दौर में कलाकारों ने राष्ट्र को एक चेहरा देने की कोशिश की, उसे एक महिला के रूप में दिखाकर। जैसे फ्रांस में मारियान और जर्मनी में जर्मेनिया। हाँ, तो ये एक तरह से राष्ट्र के लिए मैस्कॉट या ब्रांड इमेज बनाने जैसा था। आप कह सकते हैं ये कोई असली औरतें नहीं थी, बल्कि एक विचार को शक्ल देने की कोशिश थी। फ्रांस में मारियान की तस्वीरें सिक्कों और टिकटों पर छापी गईं। उनकी मूर्तियां चौराहों पर लगाई गईं। हाँ, वो आज़ादी और गणतंत्र का प्रतीक बन गईं। इसी तरह जर्मनी में जर्मेनिया को बलूत के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया, क्योंकि जर्मन बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ये खूबसूरत हीरो जैसी दिखने वाली राष्ट्र की छवि, ये हमेशा ऐसी नहीं रही है ना? नहीं, 19वीं सदी के आखिर तक आते आते चीजें काफी बदसूरत हो गईं। कैसे? सदी के अंत तक राष्ट्रवाद का वो उदारवादी और लोकतांत्रिक सपना लगभग मर चुका था। अब ये एक संकीर्ण और आक्रामक सिद्धांत बन गया। राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे से नफरत करने लगे और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे।
और इससे भी बुरा ये हुआ कि यूरोप की बड़ी ताकतों ने इस राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल अपने साम्राज्य फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया। और इसका सबसे भयानक नतीजा बाल्कन क्षेत्र में देखने को मिला, जिसे यूरोप का पाउडर केक यानी बारूद का ढेर भी कहा जाता है। बिल्कुल, बाल्कन क्षेत्र में बहुत सारी जातीय और भौगोलिक विविधता थी और इसका बड़ा हिस्सा कमजोर होते ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। जैसे ही ऑटोमन साम्राज्य बिखरा, वहां के अलग अलग स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने आजादी की मांग शुरू कर दी। हर कोई अपने लिए ज्यादा से ज्यादा जमीन हड़पना चाहता था। और फिर इसमें बड़ी ताकतों की एंट्री ने आग में घी का काम किया। हाँ, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सब इस इलाके में अपना दबदबा बनाना चाहते थे। इस कंपटीशन ने बाल्कन के छोटी सी चिंगारी को एक बड़े धमाके में बदल दिया, जिसके कारण कई युद्ध हुए और अंत में पहला विश्व युद्ध। सही। तो हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद का विचार एक उदारवादी और लोकतांत्रिक सपने के रूप में शुरू हुआ और सदी के अंत तक साम्राज्यवाद और दुनिया के सबसे बड़े युद्ध का कारण बन गया। एक कमाल की और डरावनी यात्रा। हाँ, और यूरोप में जन्मा ये विचार कि हर समाज को एक राष्ट्र राज्य में ही संगठित होना चाहिए, जल्द ही पूरी दुनिया में एक यूनिवर्सल सच मान लिया गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद के खिलाफ आज़ादी की लड़ाइयाँ शुरू हुईं, तो वहाँ के लोगों ने अपनी तरह का राष्ट्रवाद विकसित किया। वो सिर्फ यूरोप की नकल नहीं थी। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। आज की इस ग्लोबल दुनिया में राष्ट्र का ये विचार हमारी पहचान और हमारी राजनीति को किस तरह से आकार दे रहा है? और क्या ये हमेशा जोड़ने वाली ताकत होती है या ये बांटने का कारण भी बन सकता है?